Hello aspirants, welcome to my channel UPSC with Sandeep ma'am. And as you know, we meet daily for current affairs session under the initiative Samachar Patrika. कुछ दिन से हम चैनल पे कुछ वीडियोस नहीं डाल पाए हैं बिकॉज ऑफ माय हेल्थ. तो अभी नाउ आई हैव रिवाइव्ड एंड सो वी हैव स्टार्टेड द क्लास अगेन. सो आज 26 ऑफ अगस्त का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे हम. जितने भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम, तो हम क्या है उन क्वेश्चंस को, उन न्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, राइट. और बाकी क्लासेस भी एज पर द शेड्यूल अब आती रहेंगी रेगुलरली. एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर द डिले जो आपको हुआ है क्लासेस में. बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू आई हैड टू टेक अ ब्रेक. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट न्यूज. एंड फर्स्ट न्यूज ये हमने ऑलरेडी भी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग. दिस इज रिलेटेड टू द हिमा रिपोर्ट. अगर आपको याद हो, वी हैड स्टडीड हेमा रिपोर्ट. I think this won't be visible. Let's change the color. Yeah. सो हेमा रिपोर्ट अगर आपको याद हो, हमने अगस्त में ये जो रिपोर्ट के बारे में बहुत बार पढ़ा है दैट हेमा कमेटी वाज फॉर्म्ड. किस चीज के लिए बनी थी ये हमने बहुत बार डिस्कस किया था. हेमा कमेटी बनी थी. जब भी कोई कमेटी बनती है इट हैज ऑलवेज अ पर्पस. कि किस पर्पस के लिए बनी है. तो कमेटी के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछेगी यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस, दे विल गिव यू द नेम कि हेमा कमेटी वाज इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट, राइट. और चार ऑप्शंस होंगे या फिर पर्पस बताया होगा और उसके लिए पूछा होगा इस पर्पस के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, राइट. तो पर्पस ऑफ हेमा कमेटी जिसके लिए बनी थी, इट वाज टू चेक द व्हाट इट वाज टू चेक द इश्यूज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज जो हो रहे थे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में. कि क्या मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में देयर वर इंसिडेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट विद द एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स. तो उस चीज को अनफोल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था हेमा कमेटी, राइट. सो उसका रिपोर्ट आ गया है. एंड ये भी हमने पढ़ा था कि रिपोर्ट तो 2019 में ही आ गया था, राइट. 2019 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करवा दी थी. बट अभी क्या है, साइटिंग द प्राइवेसी इश्यूज एंड साइटिंग द थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द विटनेसेस, इस जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट 2019 में आ गई थी, इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा था, राइट, बाय द गवर्नमेंट. लेकिन अब इस रिपोर्ट को क्या है, पब्लिक कर दिया है. एंड जब इस रिपोर्ट को पब्लिक किया है, इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस जो है सामने आए हैं जिसमें बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने जो है सेक्सुअल एलिगेशंस लगाए हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए हैं टू द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री. तो उसी के रिलेटेड द नाउ द गवर्नमेंट हैज टू फॉर्म अ सिट, दैट इज अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है इन एलिगेशंस को एड्रेस करने के लिए, राइट. तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज थी. तो क्वेश्चन आपको जो आएगा वो आएगा हेमा कमेटी के बारे में, दैट व्हाई हेमा कमेटी वाज इन न्यूज. तो यही हमने पढ़ना है, दैट इट वाज अ कमेटी व्हिच सबमिटेड इट रिपोर्ट्स ऑन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की वहां पे कैसा वर्किंग इन्वायरमेंट है, हाउ इज द वर्किंग इन्वायरमेंट, क्या वो इन्वायरमेंट विमेन फ्रेंडली है, क्या वहाँ पे जो सेक्सुअल एलिगेशंस ये जो लगाए गए हैं कि देयर हैज बीन इंस्टांसेस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इनह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, क्या ये सब हो रहा था जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं. तो रिपोर्ट में आया दैट यस देयर हैज बीन इंस्टांसेस जहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिली है, राइट. एंड अब क्वेश्चन क्या आएगा, मोस्टली कमेटी का नाम कैसे रखते हैं, बाय द पर्सन हु चेयर्स द कमेटी. सो इट वाज चेयर्ड बाय केरला हाई कोर्ट जज. तो केरला हाई कोर्ट की एक जज थी, जस्टिस के हिमा, उनके नाम पे, राइट. तो शी वाज हेडिंग दिस
committee, and then it has two other members. One was a veteran actor, Shraddha, and then there was an IAS officer by the name KB Valsala Kumari, and so it was a three-member body. So three-member committee थी, which was headed by Justice K. Hema, right? So उनका report आ गया है. They have submitted the report in 2019, जो अब public हुआ है. देखो अगर question आए कि the report is submitted into 2024, then it is wrong. The report was submitted in 2019 only, but in 2014 this report has been made public. तो इसीलिए it is in news. ये क्यों नहीं पब्लिक हो रही थी, ये हमने प्रीवियस सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, राइट? सो इन जुलाई 2017, सो कब बनी थी? सो कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 2017, सबमिटेड रिपोर्ट. तो टाइमलाइन इज इंपॉर्टेंट. रिपोर्ट सबमिट कब किया? 2019 में. लेकिन रिपोर्ट पब्लिक कब हुआ? रिपोर्ट मेड पब्लिक इन अगस्त 2024. तो तब से लेके अब तक दे वर नॉट मेकिंग द रिपोर्ट पब्लिक, साइटिंग व्हाट रीजन? क्या थे? द गवर्नमेंट वाज साइटिंग रीजंस लाइक प्राइवेसी इशू एंड द सिक्योरिटी ऑफ विटनेसेस. ये कारण देके दे वर नॉट मेकिंग द रिपोर्ट पब्लिक. लेकिन अब क्या है, रिपोर्ट पब्लिक हो गई है. तो ये आपने ध्यान रखना है दैट व्हाई हिमा कमेटी वाज इन न्यूज, राइट? कमेटी से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज या न्यूज आर्टिकल, एंड पूरा महीना ये न्यूज में बना रहा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेट्स मूव टू द सेकेंड न्यूज which is related to the classical languages. So जो classical languages के centers है, they are asking for more autonomy. कि क्या है, in their working they should be given more autonomy, right? What is a classical language? अब हमें ये समझना है, right? So कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, ये भी पता होना चाहिए. डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है 4 ऑप्शंस देके कि which of the following language has been recently added into the list of classical languages. जब 2014 में जब उड़िया को ऐड किया गया था एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, तो 2015 के पेपर में क्वेश्चन सीधा सीधा आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज बीन रिसेंटली एडेड एज द क्लासिकल लैंग्वेजेस. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो पहली बात आपने याद रखनी है, इंडिया में टोटल कितने लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया गया? 6 लैंग्वेजेस, राइट? तो ये बात याद रखनी है. पहली बात क्या याद रखनी है, कितनी लैंग्वेजेस हैं जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? 6. फिर पूछ सकते हैं विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी एडेड एज क्लासिकल लैंग्वेज. तो क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में सबसे पहला क्या था वो भी पता होना चाहिए. सो फर्स्ट वॉज तमिल. लेटेस्ट जो 6th है वो कौन सा था? उड़िया, राइट? और बाकी के जो 5 है वो भी पता होने चाहिए. ये भी क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज. तो आपको सारे के सारे 6 पता होने चाहिए. तो कौन कौन सा है? तो अभी देखते हैं. सबसे पहले देयर इज संस्कृत. संस्कृत इज अ क्लासिकल लैंग्वेज. सेकेंड अभी देखा तमिल. थर्ड इज उड़िया. ये 3 तो हमें वी ऑलरेडी नो. जो आपने याद रखने दैट इज साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं ये, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, राइट? तो मलयालम, कन्नड़ एंड तेलुगु, एंड व्हाट अदर? तमिल, उड़िया एंड संस्कृत. तो ये हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं. तो एक साथ लिख लेते हैं 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस. देखिए क्लासिकल लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस से कंफ्यूज नहीं करना है. ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी है? जो हमारी 8th शेड्यूल में मिल रही है. ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो है जो 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है. और वो कितनी है? हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर इन इंडिया? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है. लेकिन क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है? 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस. कौन कौन सी? सबसे पहले जो ऐड हुई तमिल, देन वी हैव संस्कृत, then we have Telugu, then we have Kannada, Malayalam, and last of all
उड़िया जो लेटेस्ट एडिशन था 2014 में। तो ये अभी क्या है, 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। एक चीज आपने और याद रखनी है, रिसेंटली एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में ऐड करने की बात चल रही है, एंड दैट इज द लैंग्वेज फारसी। पर्शियन को बात कर रहे हैं कि दिस शुड ऑल्सो बी एडेड। तो इसके ये भी न्यूज में है, राइट, अभी ऐड नहीं हुई है, राइट, लेकिन बात चल रही है कि लेट्स ऐड दिस ऑल्सो टू द लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो ध्यान रखना है, क्लासिकल लैंग्वेजेस आर ओनली 6। अब कभी किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज कब बोलेंगे, राइट, व्हाट इज द क्राइटेरिया? तो ये कुछ कंडीशंस हैं, जो भी लैंग्वेज ये कंडीशंस को फुलफिल करेगी उसी लैंग्वेज को आप क्या है, यू कैन डिक्लेयर, द गवर्नमेंट विल डिक्लेयर दैट लैंग्वेज एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्राइटेरिया देखेंगे, राइट, तो देर आर 4 क्राइटेरिया जो क्या है उस लैंग्वेज में प्रेजेंट होने चाहिए। तो समझते हैं कौन कौन से। सबसे पहले दैट शुड, क्लासिकल का क्या मतलब है, दैट इज दैट शुड बी वेरी एंशियंट लैंग्वेज, राइट। तो दैट शुड have a long history of at least 1500 to 2000 years, right? तो उसका documented early texts available होने चाहिए, पुराना उसका लिखा हुआ जो कि कम से कम 1500 2000 साल पुराना लिखा जो टेक्स्ट अवेलेबल होना चाहिए उस लैंग्वेज का, मतलब दैट शुड हैव अ लाइक अ लॉन्ग हिस्ट्री, दैट लैंग्वेज शुड हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, दैट इज फर्स्ट। सो इट शुड बी एन एंशियंट लैंग्वेज। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में, that it should be an ancient language और उसका लॉन्ग हिस्ट्री होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये कंडीशन है। देन व्हाट शुड बी द सेकंड कंडीशन, इट शुड पोजेस अ बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर दैट इज हाईली रिगार्डेड एज कल्चरल हेरिटेज बाय जनरेशंस ऑफ स्पीकर। अब उस लैंग्वेज में जो टेक्स्ट लिखे हैं, जो पुराने हमें टेक्स्ट मिले हो उस लैंग्वेज में लिखे हुए, वो कैसे होने चाहिए, दैट शुड बी ऑफ द नेचर जिसको हम अपना क्या है कल्चरल हेरिटेज बोल सके, राइट। अभी संस्कृत में कितने पुराने पुराने आपको डॉक्यूमेंट्स लिखे मिलते हैं, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसका क्या है, दैट शुड बी व्हाट हाईली रिगार्डेड एज अ कल्चरल टेक्स्ट होना चाहिए। दूसरी बात, थर्ड थिंग, द लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ द लैंग्वेज शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट borrowed फ्रॉम एनी अदर स्पीच कम्युनिटी। इसका क्या मतलब है, दैट द लैंग्वेज, उस जो लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंड उसका जो लिटरेरी ट्रेडिशन है, हाउ दैट लैंग्वेज इज रिटन एंड एवरीथिंग, दैट शुड बी ओरिजिनल, दैट शुड नॉट बी borrowed फ्रॉम एनी अनदर लैंग्वेज। सो वो क्या है, अपने आप में लैंग्वेज शुड बी यूनिक एंड ओरिजिनल, right? That language should be ancient and that language should have be cultural heritage text होना चाहिए उसको, right? ये तीन condition। And what is the last condition, the language and its literature should be distinct from its modern form, potentially showing a discontinuity between the classical language and its later offshoots। तो क्या है, वो जो form of language है वो क्या है, वो should feel distinct, should completely be distinct from its modern form, that it should feel that it is a ancient language। तो बेसिकली आप जो हम क्रक्स फॉर्म में समझ सकते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज किसको बोलना है, दैट लैंग्वेज शुड बी अ एंशिएंट लैंग्वेज, उसका लॉन्ग हिस्ट्री होना चाहिए, उसमें बहुत सारा लिटरेचर लिखा होना चाहिए, और उसका जो लिटरेरी ट्रेडिशन है उस लैंग्वेज का, दैट शुड नॉट बी बोरोड फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज। इट मीन्स दैट लैंग्वेज शुड बी ओरिजिनल, इट शुड नॉट बी अ बोरोड वर्जन ऑफ सम अदर लैंग्वेज, राइट। सो ये सब क्राइटेरिया दे के गवर्नमेंट ने क्या है, इंडिया में अभी तक सिर्फ 6 लैंग्वेजेस को ही क्लासिकल लैंग्वेजेस बोला है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर दैट क्लासिकल लैंग्वेजेस वाला इशू, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, दीज आर लाइक वन ऑफ द फेवरेट एरियाज ऑफ द एग्जामिनर, कि 4 ऑप्शंस दिए और पूछा इनमें से कौन सा लाइक जो है क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, राइट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, तो ये आपने ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना। सो चलो नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। And what is the next news? Next news is from international affairs. So this is from our international sector. तो देखते हैं क्या है। This is related to China and Philippines clash in South China Sea.
तो ये तो होता ही रहता है साउथ चाइना सी में, चाइना और फिलीपींस का, कभी कभी चाइना और वियतनाम का, ये चलता रहता है दैट साउथ चाइना चाइना सी में दिस क्लैशेस कीप ऑन हैपनिंग, राइट। एंड अभी क्या है, we need to see the map of the South China Sea, then only we can understand कि इतना dispute क्यों हो रहा है। तो ध्यान से अगर देखें तो this is South China Sea पूरा, and ध्यान से देखो it is surrounded by Malaysia, Indonesia, then there is Philippines, this is Philippines। Philippines का capital क्या है, याद रखना है, Philippines का capital is Manila, right। and Manila में एक बहुत famous बैंक के headquarters हैं। तो आपका टास्क क्वेश्चन है, दिस इज द टास्क क्वेश्चन ऑफ टुडे, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से बैंक का हेडक्वार्टर्स मनीला में है, राइट। तो दिस इज योर टास्क क्वेश्चन। सो दिस इज फिलीपींस, this is Cambodia, Vietnam, this country is Vietnam, and this is China. And this all area, these all countries are surrounding what? These are surrounding these water areas which are known as South China Sea. So basically, South China Sea is a part of Pacific Ocean only. So it is a part of Pacific Ocean, and it is surrounded by so many countries: Thailand, Cambodia, this China, this Philippines, Malaysia, Indonesia, and they keep on there। तो आप देख सकते हैं that there are areas of clashes here, जैसे बहुत सारे islands आप देखोगे, स्पार्टले आइलैंड है, पार्सल आइलैंड्स है, देन देयर आर स्कॉरबोरो आइलैंड, जिनके ऊपर बार बार क्या है, देयर क्लैशेस कि डिफरेंट कंट्रीज आर क्लेमिंग दैट दिस आइलैंड बिलोंग्स टू अस, बट क्या है वो चलता रहता है, क्लेम इश्यूज चलते रहते हैं, राइट। तो ये आपने याद रखना है कि साउथ चाइना सी is what is a part of Western Pacific Ocean. So it is the part of Western Pacific Ocean. Just a second. And it is bordered by so many countries. अभी हमने मैप पे देखा। So I hope this point is clear. So next students next issue पे move करते हैं। This is also a news issue जो news में बहुत बना रहता है, रोहिंग्या issue. दिस इज नॉट सम न्यू इशू। रोहिंग्याज का इश्यूज जो है न्यूज में चलता ही रहता है। रोहिंग्या रिफ्यूजीज इन बांग्लादेश मार्क एनिवर्सरी ऑफ देयर एक्सोडस, राइट। सो दे आर सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी एंड नाउ यू कैन सी दे आर रिफ्यूजीज, राइट। तो हाँ भी हमको यही समझना है व्हाई दे आर रिफ्यूजीज एंड इनका ओरिजिनल कंट्री क्या था एंड कहाँ पे दे मूव टू, है ना, रेफ्यूज कहाँ पे लिया, वो सारा आप समझेंगे क्यों लिया, राइट। सो इसका हिस्ट्री समझना पड़ेगा। सो रोहिंग्याज आर बेसिकली द इंडिजिनियस पीपल ऑफ द रखाइन स्टेट इन म्यांमार। तो बेसिकली ओरिजिनली ये कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं, यही आपने याद रखना है, ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा दैट रोहिंग्याज ओरिजिनली किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू विच कंट्री, दे बिलोंग टू म्यांमार। ओरिजिनली दे बिलोंग टू म्यांमार, right, but they have to leave Myanmar, right? So they are Myanmar में भी कहाँ पे, in the Rakhine state of the Myanmar, right? And they are basically Muslim. So by religion they are what? Muslim also. Muslims which were originally settled in Myanmar, right? But no, according to the Myanmar government, they are illegal immigrants. So Myanmar government basically they don't recognize them as the legal citizens of the country, and they say that these are not the citizens of Myanmar. They are the illegal immigrants. जो कहाँ से आए? Which came from Burma, right? And they some came from Bangladesh. So they are saying कि they are not the original people of Myanmar. So because of this, because they are not assumed as, not treated as original citizens by the government, so they have been subject to a lot of persecution and there has been genocide. तो जिसकी वजह से they have to move move from Myanmar. So Myanmar से move करके कहाँ पे shift हो गए? They shifted to Bangladesh, right? So they shifted to Bangladesh.
So they have taken refuge in Bangladesh, and some have even crossed borders and taken refuge in India as well, right? But maximum have taken refuge in Bangladesh. That is why the news is saying that they are celebrating anniversary. Rohingya refugees in Bangladesh, they are celebrating anniversary of the exodus. जब वो वहां से मूव होके म्यांमार से शिफ्ट होके बांग्लादेश आए, उस चीज का वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो आपने ध्यान रखना है Rohingyas are what Rohingyas are the refugees from the Myanmar, and they are what they belong to the Muslim community, and they have moved to what Bangladesh. तो ये क्राइसिस चल रहा है उनका भी, right? So I hope this is clear. Then this is also another new. Sorry, students. Uh, so this is a news from the international affairs also again, and this is about the arrest of a very important person. So who has been arrested? The CEO of Telegram. टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उनको अरेस्ट कर लिया. कहाँ पे अरेस्ट किया गया? अरेस्टेड इन एट पेरिस एयरपोर्ट. तो क्या है, उनको फ्रांस में अरेस्ट कर लिया गया ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द ऑन द अरेस्ट वारंट्स इशूड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट, राइट? तो उनको क्या है, अरेस्ट कर लिया गया है. ऑन व्हाट बेसिस? सो व्हाट आर द ग्राउंड्स? They are saying that they have that Telegram is not following content moderation. That content moderation is not being followed on the app. Content moderation क्या है? That they are not उनके जो they are saying that on their app the data and the messages have been found which are related to the what for money laundering, drug trafficking और ये सब और sexual content of the minors. ये सारा content जो है टेलीग्राम पे क्या है it has been surfaced on the Telegram, and they're saying कि the Telegram is not taking steps for content moderation, कि वो देखें कि कैसा जो टेक्स्ट है जो एक जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर्स वाला जो कंटेंट है वो कैसे डिलीवर हो रहा है एक लाइक फ्रॉम वन सर्वर टू द अनदर. तो वो सब चीज के लिए वो ध्यान नहीं दे रहे हैं. दे आर नॉट taking steps for that. तो उसी के basis पे they on the allegation of all these charges that their platform has been used for money laundering, for drug trafficking and other sexual harassment also. So उसके लिए they have been like he has been arrested at the Paris airport. So आपको question आ सकता है that recently the Telegram CEO has been arrested, but what are the grounds? So grounds are यही है कि उनका जो है they are not दे आर अलाउइंग फुल फ्रीडम, कुछ भी कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पे डिलीवर हो रहा है. दीज आर द एलिगेशंस. अभी क्या प्रूव होता है वो तो लाइक विल सी ओवर लाइक पीरियड ऑफ टाइम, बट इस पर्पस के लिए उनको क्या है अरेस्ट कर लिया गया है. देन दिस is also in news from few days, and the government has come up with what UPS. And what is this UPS? UPS is unified पेंशन स्कीम. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी, राइट? बाय रिप्लेसिंग, ओरिजिनली क्या था, देयर वाज एनपीएस, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम. इस स्कीम को इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय व्हाट? यूनिफाइड पेंशन स्कीम. तो आप समझते हैं व्हाट इज दिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम. This is a new pension scheme which is introduced by the government of India in 2024 by replacing 21-year-old. तो इससे पहले क्या थी? नेशनल पेंशन स्कीम जो 2004 से चल रही है, उसको रिप्लेस करके गवर्नमेंट हैज कम अप विद व्हाट? अ न्यू पेंशन स्कीम बाय द नेम यूनिफाइड पेंशन स्कीम. अब इस स्कीम के की फीचर्स क्या होंगे? जब भी कोई स्कीम आती है आपको उसका की फीचर्स पता होना चाहिए. तो इस स्कीम के की फीचर्स देखते हैं. तो पेंशन स्कीम है तो पेंशन के रिलेटेड ही सब पॉइंट्स होंगे. तो सबसे पहले तो बात, दिस स्कीम इंश्योर दैट द पर्सन वुड बी गिवन गारंटेड जो है पेंशन. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को गारंटेड पेंशन मिलेगा अंडर द यूपीएस स्कीम. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेंशन? 50% ऑफ द their last drawn
सैलरी, तो जितना भी आपका लास्ट सैलरी होगा उसका 50% आपको मिलेगा एज द मंथली पेंशन। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ऑफ द लास्ट सैलरी का 50%। फॉर एग्जाम्पल द सैलरी इज 30,000, लास्ट ड्रॉन सैलरी इज 30,000, तो पेंशन कितना हो जाएगा? पेंशन वुड बी 15,000, राइट? एंड देन व्हाट एल्स? देन डेयरनेस रिलीफ भी मिलेगा। व्हाट इज डेयरनेस रिलीफ? तो इन्फ्लेशन को बैलेंस आउट करने के लिए, दैट जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या है, उस चीज को जो है एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, सैलरी के साथ भी आपको क्या है, डीए मिलता है। सो सैलरी के साथ भी डीए आता है। तो ऐसे ही डेयरनेस अलाउंस पेंशन के साथ भी आएगा। जैसे जैसे ही इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ये जो डीए है रिवाइज होता रहता है, राइट? तो वो भी मिलेगा। सो यू आर गेटिंग 50%। क्या क्या मिला अभी देखो, 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, एक तो ये मिला। उस सेकेंड चीज क्या मिली इसके साथ में? डीए भी मिलेगा, डेयरनेस अलाउंस टू बैलेंस आउट द इन्फ्लेशन का इफेक्ट। एंड थर्ड पर्सन फैमिली पेंशन, इन केस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को कितना पेंशन मिलेगा? फैमिली विल गेट अ इक्विवेलेंट ऑफ 60% ऑफ द एम्प्लॉयज पेंशन। तो जितना भी एम्प्लॉय का पेंशन होगा उसका 60% ही फैमिली को मिलेगा। ये ध्यान रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट? एंड देन इज सुपर एनुएशन पे आउट। तो एक लमसम आपको पेमेंट मिलेगी इन एडिशन टू द ग्रेजुटी। जब आप रिटायर होंगे तो आपको एक जो है लमसम एक पेमेंट भी मिलेगी, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एंड लास्ट ऑफ ऑल कि मिनिमम पेंशन, इसमें ये भी प्रोविजन है कि कम से कम तो 10,000 मिनिमम पेंशन आपको मिलेगा ही अगर यू हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब। तो अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और आपने 10 साल की सर्विस कंप्लीट की है तो कम से कम आपको 10,000 मंथली जो पेंशन है वो तो एश्योर्ड ही है, राइट? एंड ये सारे आपने पॉइंट याद रखने। ये 60% वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फैमिली को कितना पेंशन मिलेगा? 60% ऑफ द एम्प्लॉयज पेंशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉट 60% ऑफ द एम्प्लॉयज सैलरी, 60% ऑफ द एम्प्लॉयज पेंशन। तो ये आपने याद रखना है। सो आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर। देन दिस इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये पेंशन कैसे मिलेगा? ये जो पेंशन का अमाउंट कलेक्ट होना वो कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे कलेक्ट होगा? हर महीने जो एम्प्लॉय है वो उनका 10% ऑफ देयर सैलरी वो जाएगा इन दैट पेंशन फंड। एंड गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी? गवर्नमेंट वुड कंट्रीब्यूट 18.5% ऑफ द सैलरी। तो जितने भी एम्प्लॉय की सैलरी है उसका 18.5% जो होगा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। एंड जितना भी एम्प्लॉयर की सैलरी का 10% है वो सब मिलके क्या है, इट वुड गो अंडर द दिस राइट, उस फंड में डिपॉजिट होगा। सो इट इज अ कंट्रीब्यूटरी स्कीम। तो ध्यान रखना, यूपीएससी कैन say that the employee is not making any contribution. No, employee is also making contribution. कितना? 10% employee contribution कर रहा है। So I hope I'm making the point clear. So this was all about this unified pension scheme. आज के जितने भी हमने इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है स्टूडेंट्स हमने कर लिए। एंड आई होप आज के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ देर इज एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड कमेंट सेक्शन में आप आज का टास्क क्वेश्चन भी करिए। ओके, मिलते हैं कल के सेशन में। अभी प्लीज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।